गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छा, स्टार्ट करते हैं। कल थोड़ा सा टॉपिक बच गया था अपना ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम से, और वो पूरा करने के बाद में हम आपको जो आज तक का जो पढ़ा दिया है वो सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे बोर्ड पर। सारे एग्जाम में पूछे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी के सभी आराम से अच्छे से क्लास लें, और सारे क्वेश्चन आज मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ शुरू से लेके और अब तक जो पढ़ाया है आपके लिए। अच्छा, बात कर लेते हैं। एक टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम दोस्तों क्या है? प्रतिस्कंदक। देख लीजिए इसको एक बार, इसको पूरा करने के बाद फिर आगे चलते हैं। देखिए, प्रतिस्कंदक सुनिए। पहले होता क्या है, यानी मानव शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, और ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो ये ब्लड कभी जमता नहीं है, चाहे सर्दियां हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मियां हो, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है? प्रतिस्कंदक पाया जाता है। और इस प्रतिस्कंदक का नाम दोस्तों क्या है? हिपेरीन है। तो मानव शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन सा प्रतिस्कंदक, जिसका नाम क्या है? हिपेरीन। ये प्राकृतिक है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से प्राकृतिक प्रतिस्कंदक किसको कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? हिपेरीन। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि प्राकृतिक प्रतिस्कंदक है। अब प्राकृतिक ये हिपेरीन आप याद करके गए, लेकिन दोस्तों एक और होता है जिसका नाम क्या है? हिरुडीन। हिरुडीन। हिरुडीन जो प्रतिस्कंदक होता है, ये जोक में पाया जाता है। जोक किसको बोलते हैं? रुधिर आहारी होती है, पानी के अंदर पाई जाती है, मवेशियों की चिपक जाती है, उसको क्या बोलते हैं? जोक बोलते हैं। अब बोले आपसे कि प्राकृतिक प्रतिस्कंदक है, हिपेरिन भी है, ऑप्शन में ना मिले तो हिरुडीन भी है। अभी क्वेश्चन ये बोले कि मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है, तो आपका आंसर क्या आएगा? हिपेरिन। लेकिन कुछ कृत्रिम प्रतिस्कंदक होते हैं। अब की बार वो वाला क्वेश्चन पूछा है क्लर्क वाले एग्जाम में, जो RSM डबल एस बोर्ड ने लिया है, जो पटवारी का एग्जाम लेता है। अच्छा, ये प्रतिस्कंदक क्या होते हैं? कृत्रिम। इन्हें प्रयोगशाला में बनाया जाता है, और प्रयोगशाला में बनाने के बाद इनका उपयोग करते हैं ब्लड बैंक के अंदर, क्योंकि ब्लड बैंक के अंदर क्या होता है? रक्त होता है, और इस रक्त को जमने से रोकने के लिए इनमें कृत्रिम प्रतिस्कंदक मिलाए जाते हैं। अब बात कर लेता हूं मैं कृत्रिम प्रतिस्कंदक की। देखो, कृत्रिम प्रतिस्कंदक तीन होते हैं। नंबर एक, सोडियम साइट्रेट। सोडियम डेक्सट्रेट। और एक होता है सोडियम ऑक्जेलेट। ये तीन जो प्रतिस्कंदक बोर्ड पर लिखे हैं, ये तीन नाम आपको याद होने चाहिए। और यहां से ये वाला क्वेश्चन पटवारी जी का जो बोर्ड है, कौन सा? RSM SSV, इसने इसको पूछ लिया है। अच्छा दोस्तों, ध्यान रखें, आपसे बोलेगा कि रक्त बैंक में रक्त को जमने से रोकता है कौन सा प्रतिस्कंदक, ऑप्शन में क्या मिलेगा? सोडियम साइट्रेट मिलेगा। अगर सोडियम साइट्रेट ऑप्शन में ना मिले तो सोडियम डेक्सट्रेट मिलेगा, और ये भी ऑप्शन में ना मिले तो क्या मिलेगा? सोडियम ऑक्जेलेट मिलेगा। इसलिए ये बातें आपको याद होनी चाहिए। ये मानव शरीर के अंदर पाया जाता है, ये जोक के अंदर पाया जाता है। दोनों कैसे होते हैं? प्राकृतिक होते हैं, और दोनों ये रक्त को जमने से रोकते हैं। जबकि ये वाले प्रयोगशाला में बनाए गए हैं वैज्ञानिकों द्वारा, और इनका उपयोग किस में करते हैं? ब्लड बैंक के अंदर किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है? ब्लड बैंक के अंदर किया जाता है। इस बात का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब ये ब्लड सर्कुलेशन का चैप्टर है, ये तो होता है समाप्त। अब मैं आपके लिए वो क्वेश्चन कराने वाला हूं जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए हैं, उनके क्वेश्चन हम आज सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आप आसानी के साथ आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपका कमेंट कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहा हूं।
पूनम गुड मॉर्निंग, संजय वर्मा गुड मॉर्निंग, संजू सुरेखा गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। और मैं आपको ये सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ बिल्कुल। ठीक है, देखो कुछ सी बता रहे हैं और संजय वर्मा डी बता रहे हैं। देखिए बता देता हूँ मैं आपके लिए। स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, इस बात का ध्यान रखें। देखिए स्कर्वी रोग का कारण आपको विटामिन कौन सी बताई थी, सी। विटामिन डी के कारण बताया आपको सूखा रोग या हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन के बताया क्या कि रक्त का थक्का नहीं बनता, नपुंसकता या बांझपन इसके कारण होता है, जबकि विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है। एसएससी एफ 2012 में क्वेश्चन पूछ लिया है, इसका आप ध्यान रखें। अच्छा, वसा में घुलनशील विटामिन है। अब ये ऐसा क्वेश्चन देता है। अब मैंने आपको बताया बीसी विटामिन है जो जल में है, जबकि बाकी सारी किस्में एडीई के वसा में। अब यहाँ पर एडीई के कुछ नहीं, इन सबका रासायनिक नाम दिया। अब देखो टोकोफेरॉल, अब टोकोफेरॉल विटामिन कौन सा आ गया, ई आ गया। अच्छा, यहाँ पर नियासिन है, नियासिन कौन सी विटामिन है, विटामिन बी3। तो बी3 यानी बीसी जल में मिले। अब ये ऑप्शन तो है नहीं, ये वसा में पूछ रहा है। अच्छा, कैल्सीफेरॉल विटामिन कौन सा हो गया, डी हो गया। और ये कैरोटीन और ये टोकोफेरॉल विटामिन कौन सा हो गया, ई हो गया। चलो ये हो सकता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी हो गया, ये जल में घुलनशील, ये ऑप्शन नहीं बनेगा। और थाइमिन विटामिन बी का नाम है, ये भी नहीं बनेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। कैल्सीफेरॉल और टोकोफेरॉल जो विटामिन है ये वसा में क्या होती है, घुलनशील। क्रम पे ध्यान नहीं देना, क्रम थोड़ा सा गलत है इसलिए आपको इस पे ध्यान नहीं देना। अच्छा, अगली बात कर लेते हैं। सूखा रोग जो विटामिन डी की कमी के कारण होता है, यह शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। सूखा रोग मैंने बताया आपके लिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम बताया कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी के कारण बच्चे में रोग होता है सूखा रोग। इसमें हड्डियां क्या हो जाती हैं, कमजोर। अब देखिए इसमें ऑप्शन सी में दिया है हड्डियां, इसका मतलब सूखा रोग में प्रभावित अंग कौन है, हड्डियां। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एसएससी सीपीओ 2010 में क्वेश्चन पूछ लिया है। अच्छा दोस्तों, अगला क्वेश्चन। इनमें से किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के हाथ पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं। अब देखिए फिर हड्डियां की बात की है, जहां पर हड्डियों की बात करें उसमें एक ही विटामिन छांटना है, कौन सा, डी। आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए और बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2009 के अंदर, और ये अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के हाथ, ये सेम रिपीट हो गया है, विटामिन डी आएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन बी6 की कमी के कारण मनुष्य में कौन सा रोग होता है। विटामिन बी6 मैंने आपको पढ़ाया, रासायनिक नाम भी बताया, और रोग बताया कौन सा, एनीमिया। और एनीमिया को क्या बोलते हैं, रक्त की कमी। अब इसमें एक ऑप्शन दिया रक्त अल्पता, रक्त की कमी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही। इस प्रकार से आप इन सब का आंसर कर सकते हैं। और साइंस की मैराथन क्लास लाएंगे और उसमें आपके लिए बहुत अच्छे से बताने वाला हूं बहुत सारे क्वेश्चन। निम्न में से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था प्रोटीन, और मैंने बताया शरीर के निर्माणकारी या संरचनात्मक इकाई किसको कहा जाता है, प्रोटीन को कहा जाता है। अब बच्चों के शरीर की बात की, विकास की बात की है, और विकास की बात कर रहे हैं, तो विकास में तो एक ही चीज सहायक होती है। आंसर क्या बताएंगे, प्रोटीन। क्या बताएंगे, प्रोटीन। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2007, एसएससी सीजीएल 2003, बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं। स्कर्वी बीमारी है, देखो बालों की, त्वचा की, यकृत की, आंखों की। मैंने आपको बताया स्कर्वी रोग को नाभिक रोग भी कहा जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, त्वचा के अंदर रक्तस्राव होता है, मसूड़े से रक्त बाहर आता है। इसका मतलब स्कर्वी बीमारी किससे संबंधित है, त्वचा से। चलिए, कॉड मछली के यकृत से प्राप्त तेल में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मछली के कॉड लीवर तेल में, मैंने आपको विटामिन ए के अंदर बताया उच्च स्रोत क्या होता है, मछली का कॉड लीवर तेल, और विटामिन ई के अंदर भी बताया कि मछली का कॉड लीवर तेल। अच्छा दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ई ऑप्शन में नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, ए। अगर यहाँ पर ये बी नहीं होता, यहाँ पर ये ई होता, फिर इन दोनों में से हम किसको सही करते, ई को सही करते। इस बात का ध्यान रखें। अभी ऑप्शन में ई नहीं है, तो आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा विटामिन बी12 का अच्छा स्रोत है। विटामिन बी12 का आपको स्रोत बताया जंतु तथा उनसे प्राप्त उत्पाद, और जंतुगत मांस, यकृत, आंत्र, उत्पाद, दूध, अंडा। इनमें से कौन सा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दूध। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही।
मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है बोर्ड पर, सब कुछ आपकी कॉपी के अंदर लिखा है, सब कुछ आपके नोट्सों में है, और एसएससी सीपीओ 2004 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अच्छा, ये लिखा है एक्सेरोप्थेल्मिया किसकी कमी के कारण बीमारी होती है? एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2004 एक्सेरो, देखो इसने क्या लिखा है, XERO ऐसे लिख दिया। अब इसका मतलब होता है दोस्तों जीरो, और जीरो मैंने आपको बता ही दिया, जीरो का मतलब क्या होता है, शुष्क। तो ऑप्थेल का मतलब क्या होता है, आंख, आंख का शुष्क पड़ना, कौन सी विटामिन की कमी के कारण? ए, मैंने आपको कॉपी में लिखाया है और पढ़ाया है। अच्छा, निम्नलिखित में से संबंधित कीजिए। देखिए इसमें क्या है, हरे पत्तेदार सब्जियां विटामिन के का स्रोत होता है, ठीक है। कच्ची गोभी विटामिन ए का स्रोत होता है। गेहूं के बीज का तेल विटामिन ई का स्रोत है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी है, क्योंकि इसमें विटामिन के कहीं पर नहीं दी गई है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। इसके कारण ये सारे ऑप्शन यहाँ पर रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, कूट के अनुसार मिलान करें, कमजोर दृष्टि यानी आंखों से संबंधित रोग है, इसका मतलब विटामिन कौन सी होगी आपकी? ए। रक्त अल्पता यानी एनीमिया, लोह तत्व की कमी के कारण विटामिन B9। अच्छा, त्वचा से संबंधित समस्या विटामिन क्या हो जाएगी? सी। और हड्डियों को कमजोर होना विटामिन कौन सी हो जाएगी? डी। तो नंबर एक में तीन, ये तीन आ रहा है, ठीक है। दो में एक, ये वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपके लिए इनको पढ़ा दिया है। अच्छा, अगली बात करते हैं, बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण होता है। मैंने आपको पहले बताया, बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण सूखा रोग होता है। ये रहा सूखा रोग, यानी हड्डियां क्या पड़ जाती हैं? कमजोर। एसएससी सीपीओ एसआई 2006। एक व्यक्ति जो वर्णांधता से प्रभावित है, उसे लाल रंग कैसा दिखाई देता है? देखो, जब व्यक्ति वर्णांधता से प्रभावित होता है तो उसे लाल व हरे रंग में विभेद नहीं हो पाता, लाल भी ऐसा लगता है, हरा भी ऐसा लगता है। तो ये एक व्यक्ति है प्रभावित, लाल रंग उसको कैसा दिखाई देता है? आपका आंसर आएगा हरा दिखाई देता है। एसएससी ऐसी 2008 में क्वेश्चन पूछ लिया है। विटामिन ई किसके लिए आवश्यक होता है? अच्छा, दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए, लैंगिक ग्रंथि की समस्या गतिविधि के लिए, उपकला ऊतक की समस्या स्वास्थ्य के लिए। उपकला ऊतक के लिए मैंने विटामिन ए बताया था आपके लिए। और बात करते हैं, मैंने आपको बताया विटामिन ई होता है, इसे टोकोफेरोल रासायनिक नाम, और कमी के कारण कौन सा रोग होता है आपको पता होना चाहिए। विटामिन ई की कमी के कारण नपुंसकता या बांझपन होता है, और यह विटामिन हमारे प्रजनन तंत्र को मजबूती प्रदान करती है, इसलिए लैंगिक ग्रंथि की समस्या गतिविधि के लिए ये क्या होती है? सहायक। इस प्रकार से आप आंसर कर सकते हैं। एसएससी सीएमएल 2005 में क्वेश्चन पूछ लिया है। अच्छा, अगली बात कर लेते हैं, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई दोस्तों किसको कहा जाता है? आपका आंसर आएगा कोशिका को। मैंने आपको कोशिका पढ़ाया था जब मैंने आपको बताया था कि जीवन की मूलभूत इकाई किसको कहा जाता है? कोशिका। आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। अच्छा, ये बताइए, ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और आप इनका आंसर कर सकते हैं? सब बहुत बढ़िया आंसर कर भी रहे हैं मेरे साथ साथ में, जिससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बहुत शानदार। और मैराथन क्लास जल्दी आने वाली है साइंस की, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए सॉल्व कराने वाला। चलिए दोस्तों, अगली बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए, निम्न से कौन सी कोशिका को आत्मघाती थैली कहा जाता है? मैंने आपको बताया था कि कोशिका की आत्मघाती थैलियां किसको कहा जाता है? आपका आंसर आएगा लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैलियां भी कहा जाता है। एसएससी 2016 में ये क्वेश्चन पूछ लिया, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। अच्छा, अगली बात कर लेते हैं, निम्न से किसकी कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में भी पूछा है दोस्तों। कोशिका का पावर प्लांट यानी पावर हाउस, बिजली घर किसको कहा जाता है? आपका आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। एसएससी 2010 में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। डीएनए एक संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से, उसको देखो, बात करते हैं गुणसूत्र, गुणसूत्र पर पाए जाते हैं क्या? जीन, जीन पर क्या होता है? डीएनए। इसका मतलब क्या है? गुणसूत्र की प्रोटीन मैंने आपको कौन सी बताई? हिस्टोन। इसका मतलब डीएनए से संबंधित प्रोटीन कौन सी होगी? हिस्टोन प्रोटीन होगी।
एसएससी 2016 में क्वेश्चन पूछ लिया है। निम्नलिखित में से डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता। देखो डीएनए में होता है क्या, एजी मेरी क्या ले आओ, टीसी ले आओ, लेकिन उसमें बात करते हैं उसमें क्या होता है, आरएनए में एजी यूसी। इसका मतलब क्या पूछा है, डीएनए में मौजूद रहता है क्या, थाइमिन। आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल। आंसर क्या आ जाएगा, थाइमिन। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही। अच्छा, डीएनए की एक द्विसूत्री संरचना का पता लगाया जाता है। अच्छा, किसने लगाया, डीएनए का द्विकुंडलित सिद्धांत मैंने आपको बताया, किसने बताया था, आपका आंसर आएगा वाटसन और क्रिक ने बताया था डीएनए का द्विकुंडलित सिद्धांत। अच्छा, डीएनए एक तंतुगच्छ स्टैंडर्ड से आरएनए में अनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अच्छा, मैंने आपको सेंट्रल डॉग्मा सिद्धांत बताया था, जिसमें बताया डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है तो उसको बोलते हैं स्वप्रतिकरण। जब डीएनए से आरएनए बनाए तो उसको बोलते हैं अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन। ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। एससीडीएस 2017 में क्वेश्चन पूछ लिया है, इसका आपको ध्यान रखना है। संवैनी पौधे में पानी ऊपर किसके द्वारा जाता है, यानी मैंने आपको बताया था एक तो भोजन को ले जाने में सहायक होता है, एक जल को ले जाने में सहायक होता है। जाइलम, जयपुर जड़ बताया था, जड़ नीचे से क्या लेती है, जल। जल की बात की, आंसर क्या आ जाएगा आपका, जाइलम टिश्यू, ऑप्शन डी। बीपीएससी 2011 में क्वेश्चन पूछ लिया है, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है एसएससी जीडी से लेके आरपीएफ तक जिसमें क्वेश्चन ना पूछा हो। राजस्थान पुलिस में फ्लोएम पूछा आपकी बार, आपको याद रखना है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पौधे में जाइलम की उपस्थिति निम्न में से, देखो दोबारा क्वेश्चन ये पूछा यूपीपीएससी 2015 एसएससी 2016 में। अच्छा, तो जाइलम की बात की, जाइलम किसका वहन करेगा, जल का। अगली बात कर लेते हैं, पौधे में फ्लोएम का मुख्य उत्तरदायी है, फ्लोएम यानी फ्लोएम। फ्लोएम पत्तियां, पत्तियों में क्या पाया जाता है, हरित लवक। हरित लवक क्या करता है, पादपों में भोजन का क्या करता है, निर्माण। इसलिए जब फ्लोएम की बात करें तो आपका आंसर क्या आएगा, आहार के वहन के लिए, यानी पादपों में भोजन का वहन करता है कौन, फ्लोएम। अच्छा, वाणिज्य मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है, मैंने आपको कोश का पढ़ाई दी, कोश का बताया था, क्वेरिकल सुवेर नामक पादप से प्राप्त कॉर्क में, तो क्वेरिकल सुवेर ये आपका आंसर आ जाएगा। एसएससी 2015 में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया है। अच्छा दोस्तों, पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, देखो पत्तों का हरा रंग के कारण क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरो का मतलब होता है क्या दोस्तों, हरा, तुरंत पहचान लेंगे पत्तियों का हरे रंग का कारण क्या है, क्लोरोफिल। अच्छा, अगली बात कर लेते हैं, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका एक संघटक धातु है। अच्छा, मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम किस में पाई जाती है, हरित लवक में। हरित लवक को क्या बोल सकते हैं, क्लोरोफिल। एसएससी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगली बात कर लेते हैं, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व है, मैग्नीशियम। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही, बीपीएससी 2011 में पूछ लिया। अगली बात कर लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, अब आपसे क्वेश्चन बोले, हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। अब पादपों में मैंने आपको बताया हरित लवक, हरित लवक को क्या बोलते हैं दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। एक मिनट, आंसर क्या आ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। बीपीएससी 2011 में ये भी पूछ लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट पादपों में भोजन के निर्माण में क्या होता है, सहायक। अच्छा, अगली बात कर लेते हैं, क्वेश्चन है आपका, देखिए पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाती है। मैंने आपको बताया जब पादपों के भोजन के बारे में बात करें तो आपको केवल और केवल एक लाइन याद आनी चाहिए, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा समस्त हरे पादप अपना क्या बनाते हैं, भोजन। इसलिए आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर पादपों पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब क्या होता है, इसे ही क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करूं मैं, देखिए पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से
किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा, देखो पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत होता है क्या है दोस्तों? पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है सूर्य, ये आपको सबको पता है। तो ये पौधा पे जो किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, आपका आंसर किससे आएगा? सूर्य से आएगा। पटवारी प्री 2015 में ये क्वेश्चन पूछा था कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, आपका आंसर था क्या? सूर्य। अच्छा, अगली बात कर लेते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी 2000 में पूछा है ये, और आगे भी पूछा जा सकता है। चलिए, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में, प्रकाश के हरे व पीले क्षेत्र में, प्रकाश के नीले व नारंगी क्षेत्र में, प्रकाश के बैंगनी व नारंगी। मैंने आपको बताया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक मात्रा में कौन से प्रकाश में होती है? आपका आंसर था लाल व नीले में होती है। किसमें होती है? लाल व नीले में। आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही, एसएससी 2000 में क्वेश्चन पूछ लिया है। अच्छा, अगली बात करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है? मैंने आपको बताया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम होती है बैंगनी प्रकाश में, लेकिन हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिल्कुल भी नहीं होती। अब बैंगनी ऑप्शन में नहीं है तो आपका आंसर क्या आएगा? हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। एसएससी 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। अच्छा, अगली बात कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मैंने आपको बताई थी लाल व नीले प्रकाश में होती है। और यहाँ पर जब ऑप्शन अलग अलग आ जाए, लाल अलग आ जाए, नीला अलग आ जाए, तब आपका आंसर क्या होगा? सबसे पहली वरीयता हम किसको देंगे? लाल को देंगे कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? लाल प्रकाश में। यूपी पीसीएस 2015 में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। सारे आए क्वेश्चन है, सारे आपकी कॉपी से आए क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन ही आपके अगले एग्जाम में भी कॉपी से आने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखें, कॉपी की एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब बहुत सारे एग्जाम आने वाले, और बहुत सारे एग्जाम आएंगे, तो उनके लिए आपकी तैयारी एकदम मजबूत होनी चाहिए। चलिए, अब बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में। आसान सा क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? देखिए, बात कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक होता है क्या? हरित लवक। हरित लवक को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, पेरोक्सीसोम में। तो आपका आंसर क्या आएगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। अच्छा, अगले क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे बीपीएससी 1999 में पूछा है, आगे भी पूछा जा सकता है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर आप आसानी के साथ कर सकते। प्रकाश संश्लेषण होता है रात्रि में, दिन और रात्रि में, दिन में या रात्रि में, केवल दिन में। तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपका आंसर होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन के अंदर होती है। इस बात का ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन की बात करूं, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए दोस्तों, देखिए मैंने आपको बताया था प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 कारकों की आवश्यकता होती है। चारों नाम मैंने आपको कॉपी के अंदर लिखाए हैं, अगर आप घर पर पढ़ते हैं तो आप बता सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस का नाम पूछा है, और गैस कौन सी आवश्यक होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए दोस्तों? आपका आंसर क्या आएगा? CO2। कौन सी होती है? CO2। O2 नहीं होती, O2 ऑक्सीजन छोड़ते हैं पादप, CO2 ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। इसलिए बहुत सारे O2 करके आते, तो क्वेश्चन क्या हो जाता? गलत। समझ में आ रहे हैं सबके क्वेश्चन? कॉपी से आ रहे हैं सबके सब? हाँ जी। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया, सबके समझ में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अगला।
देखिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से हटाने का कार्य कौन सी प्रक्रिया करती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, पादप CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो CO2 को ग्रहण करें, CO2 की क्या आएगी, कमी, और इसलिए बोल रहा है कौन सी प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटती है, यानी कमी है इसका मतलब, तो कौन सी प्रक्रिया होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा सही। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है और आगे भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इस बात का आपको रखना है ध्यान। अगले क्वेश्चन की बात करूं मैं, ऑक्सीजन जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से उत्पन्न होती है वो कहां से उत्पन्न होती है, मैंने आपको लिखा है कॉपी के अंदर कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर जो ऑक्सीजन गैस है वो निष्कासित होती है दोस्तों, कहां से, जल से, क्योंकि जल का क्या होता है, प्रकाशीय अपघटन, प्रकाश द्वारा जल को तोड़ा जाता है, इसलिए बोल सकते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निष्कासित होती है वो कहां से होती है, जल से। यूपीपीसीएस 2015, आरआरबी एनटीपीसी 2016, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, इसका आपको क्या रखना है ध्यान। अगले क्वेश्चन की बात करूं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसएससी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा है, आगे भी पूछा जा सकता है, कोई से एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। देखिए अभी बताया मैंने प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है, आपकी कॉपी में एक लाइन लिखाई है मैंने क्या, कि प्रकाश का मुख्य कार्य क्या होता है, जल का प्रकाशीय अपघटन करना, और जब जल का प्रकाशीय अपघटन होता है, जल को प्रकाश द्वारा तोड़ा जाता है तो वहां से गैस निकलती है ऑक्सीजन, इसलिए ऑप्शन कौन सा, बी, जल का प्रकाश अपघटन, तभी तो ऑक्सीजन प्राप्त होगी। ये आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया है एसएससी 2016 के अंदर, ये क्वेश्चन आपका सही हो जाता अगर आप अच्छे से अपने नोट्स पढ़ के जाते। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करूं मैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस में बदलती है, इसका भी आंसर आप बता सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंतर्गत प्रकाश ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मैंने आपको बताया था प्रकाश ऊर्जा को कौन सी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि रासायनिक पदार्थ प्राप्त होता है ग्लूकोज पादपों के अंदर, तो इसलिए बोल सकते हैं प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यूपीपीसीएस 2015 में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। अगली बात कर लेता हूं, फोटोसिंथेसिस किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है, बहुत शानदार क्वेश्चन, आरआरबी एनटीपीसी 2016 कॉपी में लिखा है आपकी मैंने, आप इसका आंसर कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है, देखिए मैंने आपको बताया था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो चरणों में संपन्न होती है, प्रकाशिक अप्रकाशिक, प्रकाशिक क्रिया का दूसरा नाम हिलप क्रिया, जबकि अप्रकाशिक का दूसरा नाम था केल्विन चक्र। अच्छा दोस्तों मैंने बताया कि हिलप क्रिया में तो होता है एटीपी का निर्माण, लेकिन केल्विन चक्र द्वारा किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण, इसलिए बोल सकते हैं केल्विन चक्र आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसलिए ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये भी क्वेश्चन पूछा है, इसलिए आपके नोट्स प्रॉपर मात्रा में याद होने जरूरी है। अगली बात कर लेते हैं, प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में, एक मिनट, देखिए बहुत सरल क्वेश्चन आया है, पाचन तंत्र से रिलेटेड है, आंसर कर सकते हैं। देखिए प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है, अंतर्ग्रहण, निष्कासन, आत्मसात्करण और पाचन। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया भोजन को अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण कहलाती है, और इसने बोला है प्रक्रिया द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है, किसके द्वारा जाता है, अंतर्ग्रहण के द्वारा जाता है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया और ये आपके नोट्स में प्रॉपर मात्रा में आपको लिखवाया है। सब कुछ याद होना चाहिए, एक एक लाइन कॉपी की याद होनी चाहिए, तब जाके आपको सफलता मिलने के चांस बनेंगे दोस्तों, बिल्कुल। अच्छा अगली बात कर लेते हैं, भोजन नली की दीवारों में संकुचन और प्रसरण को क्या कहा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 2017 में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है और आगे भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एनटीपीसी का एग्जाम अभी होना बाकी है, अभी थोड़ा कोरोना हट जाए फिर जाके एग्जाम होंगे। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण, देखिए जब भोजन नली आपको बताया मैंने, जब भोजन जब
ग्रसिका पिचकती है तो भोजन नीचे जाता है, पिचकती है भोजन नीचे जाता है। इस गति को मैंने बोला था क्रमानुकुंचन गतियां, ऐसे बोलते हैं पेरिस्टेलिसिस गतियां। एनटीपीसी 2017 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा है और ये सब कुछ मैंने आपको लिखा है। अच्छा, अगली बात कर लेते हैं, भोजन प्राय किस में पचता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस 2011 में ये क्वेश्चन पूछा है कि भोजन प्राय किस में पचता है। देखिए देखिए, भोजन की बात करें, भोजन के पाचन की शुरुआत मुख से हो जाती है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आमाशय में भोजन का क्या होता है, पाचन। लेकिन पूर्ण पाचन की बात करें, मुख्य की बात की है, मुख्य का मतलब प्राय, प्राय का मतलब मुख्य, पूर्ण का मतलब भी यही होता है। तो मुख्य रूप से भोजन का पाचन तो होता ही कहां पर है, छोटी आंत्र के अंदर होता है। जब मुख्य रूप से बात करें भोजन के पाचन की, तो आंसर क्या आएगा, छोटी आंत्र आएगा। ये क्वेश्चन आपसे राजस्थान पुलिस 2011 में पूछ लिया गया है। अच्छा, अगली बात कर लेते हैं, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है। देखिए दोस्तों, कोलन, कोलन क्या होता है, यानी जब व्यक्ति का पाचन तंत्र खराब होता है तो पाचन की क्रिया अच्छे से नहीं हो पाती और पाचन तंत्र के अंदर गंदगी जमा होती रहती है, जिसके कारण व्यक्ति के कोलन कैंसर बनने का बहुत ही ज्यादा चांस रहता है। कोलन कैंसर यानी भोजन की नली में गांठ पड़ जाना, ट्यूमर पड़ जाना, सुना होगा, बहुत सारे लोगों को हो भी जाता है। इसलिए बोल सकते हैं क्या कि सिग्मोइड कोलन किसका भाग है। सिग्मोइड कोलन किसका भाग होता है, बड़ी आंत्र का भाग होता है। एसएससी 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। अगली बात कर लेते हैं, ड्यूडिनम किसका भाग होता है। ड्यूडिनम का मतलब मैंने आपको हिंदी में बताया था, ग्रहणी। और ग्रहणी आपको दोस्तों मैंने बताया था, ग्रहणी किसका पार्ट होता है, आपको याद होना चाहिए। ग्रहणी, मध्यांत्र, शेषांत्र, तीनों पार्ट मैंने आपको किसके बताए थे, मैंने आपको तीनों पार्ट बताए थे किसके, छोटे आंत्र के। इसलिए बोल सकते हैं ड्यूडिनम किसका पार्ट है, छोटे आंत्र का। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको सबको दिखाई दे रहे हैं अच्छे से और समझ में आ रहे हैं क्या, ये मुझे आप बता दीजिए एक बार। बहुत अच्छी बात है, सब कमेंट करते जा रहे हैं और सबके क्वेश्चन सही भी हैं। यस, बहुत बढ़िया, शानदार, आपके समझ में आने जरूरी हैं सारे के सारे क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ब्लड सर्कुलेशन का आपके लिए आज डाल दिया जाएगा पीडीएफ। अब अगली पीडीएफ इस प्रकार से आएंगी, डाल दी गई है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। लोडिंग चल रही है, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ी देर, चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब अगली बात कर लेते हैं, एंजाइम है। देखो एंजाइम मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा, पढ़ाया नहीं अभी आपके लिए। एंजाइम एक प्रकार का दोस्तों क्या होता है, प्रोटीन होता है, क्योंकि सभी के सभी एंजाइम किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इसलिए बोल सकते हैं कि एंजाइम है, तो एंजाइम क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन। इसका आप आंसर कर सकते हैं, जेपीएससी 2013 में क्वेश्चन पूछ लिया है। मानव तंत्र के अंदर, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। बहुत शानदार क्वेश्चन, यूपीएससी 2018, यूपीएससी का मतलब तो समझ रहे हैं ना दोस्तों, देश का सबसे बड़ा एग्जाम। देखिए, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। देखिए, मैंने पाचन तंत्र के अंदर आपको पढ़ाया, ट्रिप्सिन भी एंजाइम होता है, टाइलिन भी एंजाइम होता है, पेप्सिन होता है, लेकिन मैंने गैस्ट्रिन कहीं नहीं पढ़ाया होगा आपके लिए, कोई भी टॉपिक में गैस्ट्रिक एंजाइम की बात की नहीं। गैस्ट्रोलॉजी होता है क्या है, पाचन तंत्र का अध्ययन क्या होता है, गैस्ट्रोलॉजी। इसलिए गैस्ट्रिन इसमें ऑप्शन आएगा सी। ये भी नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इसका मतलब कौन सा पाचक एंजाइम नहीं होता, गैस्ट्रिन। यूपीएससी 2018 में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। अगली बात कर लेते हैं, शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है। बहुत शानदार क्वेश्चन आपको पढ़ाया है, बिल्कुल बता सकते हैं सबके सब कि शरीर के किस भाग के अंदर पित्त रस का निर्माण होता है। देखिए दोस्तों, पितरस के बारे में आपको बताया था, पितरस का निर्माण तो कहाँ पर होता है, लीवर के अंदर, लेकिन पितरस का संचय कहाँ पर होता है, आपका आंसर क्या आएगा, पितरस का संचय होता है पित्ताशय में। इसलिए लीवर को क्या बोलते हैं, यकृत। इसलिए पितरस का उत्पादन कहाँ पर होता है, यकृत के अंदर होता है। एसएससी 2002, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। अच्छा, अगली बात कर लेते हैं, पित्त जमा होता है, अभी देख लीजिए ये क्वेश्चन आज ही आ गया, मैं आपको अभी इसका जिक्र कर रहा था
कि पित्तरस का निर्माण तो कहाँ पर होता है, लीवर के अंदर, और पित्तरस का संचय कहाँ पर होता है, तो पित्तरस का संचय दोस्तों होता ही कहाँ पर है, तो आपका आंसर क्या आएगा, पित्ताशय के अंदर होता है। एसएससी 2002 में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। अगली बात कर लेते हैं। देखिए लाइपेज द्वारा मैंने लाइपेज एंजाइम आपको वसा के अंदर बताया था, याद हो तो, पाचन तंत्र के अंदर भी बताया दोस्तों लाइपेज। आप इसका आंसर बता सकते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। देखिए जब लाइपेज एंजाइम वसा को तोड़ता है तो वसा टूटती किसमें, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल के अंदर टूटती है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अब इसमें ऑप्शन दिया है क्या, वसीय अम्ल और अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। बीपीएससी 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। अगली बात करें, वसा का पाचन करने वाले एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है। अब लाइपेज एंजाइम मैंने आपको बताया था कहाँ से निकलता है, ये आप मुझे बता सकते हैं, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो अग्नाशय बताया था, अग्नाशय में पाचन, तो अग्नाशय में पाचन बताया था, वहां से निकलता लाइपेज, एक बताया था ट्रिप्सिन और एक बताया था मैंने आपको एमाइलेज। तो लाइपेज एंजाइम पूछा कहाँ से स्रावित होता है, तो आंसर क्या आएगा, अग्नाशय से स्रावित होता है। एसएससी 2016 में ये क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे। अगले क्वेश्चन की बात करूं, मानव के आमाशय में एक्स अम्ल उत्पन्न होता है, बहुत अच्छी बात है भाई। मानव के आमाशय में एक्स अम्ल उत्पन्न होता है जो कि भोजन के पाचन में सहायता करता है। वह एक्स अम्ल कौन सा है। अब देखिए भोजन के पाचन में सहायता करता है, एक ही अम्ल मैंने आपको पढ़ा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसमें ऑप्शन दोनों सेम दे दिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड, बात एक ही है, वैसे दोनों सही है। एनडीए 2011 एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का भी आपको क्या रखना है ध्यान। रक्त उत्पत्ति कहाँ पर होती है, मैंने आपको बताया था रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है, मैंने आपको रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो को क्या कहा जाता है, लाल अस्थि मज्जा। यहाँ पर ऑप्शन दिया है रक्त उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो रक्त की उत्पत्ति दोस्तों कहाँ से होती है, आपको पता होना चाहिए। रक्त की उत्पत्ति होती है भाई अस्थि मज्जा से, जैसे लाल अस्थि मज्जा भी कहा जाता है। ये राजस्थान पुलिस 2011 बीपीएससी 2014 में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कि रक्त की उत्पत्ति कहाँ से होती है, रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है, आपका आंसर आएगा लाल अस्थि मज्जा में होता है। अगला, एक सामान्य व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है, मैंने आपको बताया था ये भी क्वेश्चन कि एक सामान्य व्यक्ति में 5 से 6 लीटर रक्त की मात्रा होती है। आप देख लीजिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपसे, ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर रहा है। एक सामान्य व्यक्ति में कुल मात्रा कितनी होती है रक्त की, 5 से 6 लीटर। एसएससी 2011, जेपीएससी 2013, बीपीएससी 2016, आरआरबी एनटीपीसी 2017। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात भी नहीं है। अच्छा, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। इसको ये भी बताया था हल्का कैसा होता है, क्षारीय। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना है दोस्तों, आपका आंसर कितना आएगा, 7.4। मानव रक्त का पीएच मान कितना है, 7.4। बिल्कुल आसानी से आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये मैंने चित्र बड़ा किया है इसलिए गड़बड़ कर गया, ये लो यहीं पे कर दिया फिर मैं। 7.4 कितना होता है, 7.4। अच्छा, अगली बात कर लेते हैं। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त होता है, अभी बताया था मैंने आपको, हीमोग्लोबिन पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था हीमोग्लोबिन की मात्रा एक वयस्क मनुष्य के अंदर, ये स्वस्थ व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए कितनी, 14 से 16 ग्राम पर 100 ml, ऐसे कुछ बताया था आपको, याद होगा अगर आप घर पे पढ़ते हैं तो। अगर घर पे नहीं पढ़ते तो भाई मैं भी कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर। अच्छा, 100 ml रक्त में, अब देखिए इसमें ये दिया है ऑप्शन कौन सा, 14.5 ग्राम, यानी एक सामान्य पुरुष के अंदर होता है 14 से 16 ग्राम पर 100 ml। 100 ml रक्त के अंदर इतनी मात्रा पाई जाती है। एसएससी 2011 में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। अगली बात कर लेता हूँ, प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है। अच्छा मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि प्लाज्मा 55% होती है, ये बता दिया मैंने आपको, और 90% इसमें क्या होता है, जल। इसलिए जल के कारण बोल सकते हैं प्लाज्मा एक प्रकार का दोस्तों क्या होता है, द्रव होता है। और इसमें क्वेश्चन बोला है प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है,
एक खालिस्तान है। तो प्लाज्मा एक प्रकार का क्या होता है, द्रव होता है, क्योंकि इसमें 92% क्या होता है, जल होता है। आरआरबी एनटीपीसी 2017 में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। अच्छा, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, जेपीएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा है। और प्लाज्मा में जल की मात्रा दोस्तों 92% मैंने आपको लिखाई थी, लेकिन 92% ऑप्शन में नहीं है। आपको ये भी बताया था जब ऑप्शन में 92% ना मिले तो आंसर 90 क्या है, सही है। जेपीएससी 2011 में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। अगली बात, वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, देखिए ये भी देख लेते हैं। यानी वह आयन जो कि रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता। देखो, अब मैं रुधिर प्लाज्मा की बात करूं, देखो प्लाज्मा में हो सकता है, देखो सोडियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सोडियम कैल्शियम की मात्रा मानव शरीर के अंदर पाई जाती है, मैग्नीशियम तो पाया ही जाता है। और अगर मैं बात करूं कॉपर की, किसकी, कॉपर की, यहाँ पर कॉपर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसकी मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती, यानी तांबे की मात्रा बॉडी के अंदर नहीं होती। बीपीएससी 2011 में ये क्वेश्चन पूछ लिया है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपसे बहुत ही सरल है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? बहुत शानदार क्वेश्चन। लाल रक्त कोशिका, इसका मतलब क्या है, आरबीसी। और मैंने आपको बताया आरबीसी पूछे, डब्ल्यूबीसी पूछे, प्लेटलेट्स पूछे, इनके निर्माण के बारे में बात करें तो इन सब का निर्माण एक ही स्थान पर बताना है, लाल अस्थि मज्जा। क्योंकि यहाँ पर रक्त का निर्माण भी कहाँ पर होता है, लाल अस्थि मज्जा के, लाल अस्थि मज्जा के अंदर होता है। तो ये भी यूपीपीसीएस 2011 में पूछ लिया गया है, इसका भी आप आंसर कर सकते हैं। मनुष्य की लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है? बहुत सरल क्वेश्चन, पटवारी प्री 2015 में भी पूछा है, एसएससी 2011 में पूछा, और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया होगा, इस पर ध्यान लगाओ। तो आपको पता होना चाहिए आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। एक एक लड़के को याद है ये तो बिल्कुल। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है दोस्तों, 120 दिन होता है। एसएससी 2011 में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ये भी पढ़ा दिया। आरबीसी का कब्रिस्तान या बूचड़खाना किसको बोलते हैं दोस्तों? आपका आंसर क्या था उसमें, प्लीहा। इसे तिल्ली भी कहा जाता है, इसे स्प्लीन भी कहा जाता है। ये आपको मैंने पढ़ाया था कि आरबीसी का बूचड़खाना कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, कहा है, प्लीहा। ऑप्शन नंबर सी में। एसएससी 2011 में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। सारे क्वेश्चन आपकी कॉपी में है, नोट्स में है। आप प्रॉपर मात्रा में अपने नोट्सों का अध्ययन करें और सफलता प्राप्त आसानी से हो जाएगी। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? श्वेत रक्त कणिकाओं का मतलब क्या होता है, डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी दोस्तों कितने प्रकार की होती हैं, मैंने आपको बताया था। ये भी क्वेश्चन पूछा है बीएसएससी, यानी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और डब्ल्यूबीसी मैंने आपको बताया था, डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। श्वेत रक्त कणों का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं, इनका मुख्य कार्य होता है दोस्तों, यानी श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना या शरीर की रोगों से क्या करना, रक्षा करना। ये किसका कार्य होता है, डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है। तो डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। ऑप्शन दिया है, पोषक तत्वों को ले जाना, गलत बात। और संक्रमण से संघर्ष करना, बहुत अच्छी बात है, यही ऑप्शन है आपका। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। एसएससी 2016 में क्वेश्चन पूछ लिया है। ये रिपीट हो चुका है। ये रक्त कण, सफेद रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है, वही बताना आपको, क्या, रोगों से रक्षा करना। और ये भी वही है, रोगों से रक्षा करना, ये भी उससे संबंधित है। चलिए, अब अगली बात कर लेते हैं, एंटीबॉडीज का निर्माण कहाँ पर होता है? देखिए दोस्तों, जब एंटीबॉडी के बारे में बात करें, एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ पर होता है? देखो, लिम्फोसाइट के अंदर होता है वैसे तो एंटीबॉडी का निर्माण। और आपको पता होना चाहिए, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट आपको बताया था मैंने। तो एंटीबॉडीज का निर्माण कहाँ पर होता है? तो आपका आंसर क्या आएगा, लिम्फोसाइट से होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही। समझ में आ रहे हैं सबके क्वेश्चन? एक बार बता दीजिए मुझे, दिख रहे हैं अच्छी तरह से, आवाज अच्छे से आ रही है?
चलिए। जी सर, विजय कुमार यस सर, संजू, सुरेखा यस सर, संजय वर्मा यस सर, बहुत अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए। मैं अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए। चलिए ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रक्त का रंग निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? मैंने आपको पढ़ाया था एक टॉपिक जिसका नाम क्या था, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण आपके रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ये आपको मैंने पढ़ा दिया, ये आपकी कॉपी में लिखा है, इसका आंसर आप कर सकते हैं कि रक्त का रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? आंसर क्या आएगा? हीमोग्लोबिन के कारण। यूपीपीसी 390 एसएससी 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। हीमोग्लोबिन में निम्न से कौन सी धातु मौजूद रहती है? मैंने आपको बताया हीमोग्लोबिन के अंदर फेरस धातु, फेरस को क्या बोलते हैं? लोहा। लोहा धातु पाई जाती है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 ये क्वेश्चन पूछा है आपसे कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? आपका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या होगा? लोहा। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। हीमोग्लोबिन के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, हीमोग्लोबिन के बारे में कथनों पर विचार कैसे करेंगे, ये भी देख लीजिए। इसमें दिया है, ऑप्शन पढ़ोगे तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक एक लाइन याद है, मैंने आपको पढ़ाया एक एक लाइन, और आप एक एक लाइन याद करके बैठे हो यहाँ पर। अगर आपके एक एक लाइन याद नहीं है तो सिलेक्शन का कोई चांस नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए रजिस्टर में लिखाया हुआ एक एक शब्द आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। यह रक्त के ऑक्सीजन का संचार करता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, यह लोह युक्त यौगिक है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, गलत बात है। रोगों की रक्षा करती है डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन नहीं करता। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, बहुत सही बात है। एक दो चार, एक दो चार, ऑप्शन नंबर डी। यूपीपीसीएस 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। बहुत आसान है, बहुत सरल है, सबके आंसर कर सकते हो, कोई बड़ी बात भी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये भी देखिए, कथन वाला क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा है। कभी कभी बड़े लेवल के एग्जाम में कथन के क्वेश्चन भी आते हैं, वैसे यूपीएससी आरपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन किसी भी एग्जाम के अंदर आजकल ये पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। इसलिए आपको बिल्कुल परफेक्टली याद होना क्या है, जरूरी है। देखिए, कथन दिया है, खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हीमोग्लोबिन एक लाल वर्णक है, बिल्कुल सही बात है। ए और आर दोनों सही है, आर की एक सही बात है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। रक्त प्लेटलेट बिंबाणु के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? देखो, प्लेटलेट्स का कार्य मैंने आपको बताया था, ये रक्त का थक्का बनाने में क्या होती हैं? सहायक, जिन्हें क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स कहा जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए आप और आंसर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात भी नहीं है। देखिए, इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, बहुत सही बात है, बिल्कुल। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही, क्योंकि प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट, दूसरा नाम है प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। एसएससी 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। अच्छा, फाइब्रोनोजन किसके कारण फाइब्रिन का उद्गम होता है? देखियो, फाइब्रोनोजन जो होता है किसके द्वारा फाइब्रिन का उद्गम करता है? ये थ्रोम्बिन के कारण जो होता है दोस्तों, ये किसका निर्माण करता है? फाइब्रिन का निर्माण करता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। एसएससी 2015 में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, फाइब्रोनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन का उद्गम करता है? थ्रोम्बिन के कारण। किसके कारण? थ्रोम्बिन के कारण। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट का उद्गम कहाँ से होता है? अब देखिए, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल क्या है? डब्ल्यूबीसी है। और लिम्फोसाइट भी क्या है? डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी की बात कर रहा है, उद्गम की बात कर रहा है, निर्माण की बात कर रहा है। जब डब्ल्यूबीसी के निर्माण के बारे में बात करें, प्लेटलेट्स के बारे में बात करें, आरबी आरबीसी के बारे में बात करें, तो आंसर क्या आएगा? लाल अस्थि मज्जा। एसएससी 2015 में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। चलिए, मानव रक्त का प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो कि रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है, बहुत अच्छी बात, बहुत शानदार क्वेश्चन है।
देखो रक्त का थक्का बनाने में मैंने आपको बताया फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन क्या होती हैं, सहायक होती हैं, प्लेटलेट्स क्या छोड़ती हैं। अब यहाँ पर फाइब्रोनोजन ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, प्रोथ्रोम्बिन ऑप्शन में है, तो आपका आंसर कौन सा आएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछ लिया है, बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको पढ़ा दिया है। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है, बहुत अच्छी, आज ही पढ़ाया मैंने। रक्त प्रतिस्कंदक कौन सा बताया था आज मैंने, हिपेरिन बताया था आपके लिए। तो मानव शरीर के अंदर देखिए रक्त के प्रति स्कंदक पदार्थ कौन सा है, तो आपको बता दिया मैंने, ऑप्शन में क्या है, हिपेरिन। क्वेश्चन क्या हो जाएगा सही, एसएससी 2008 के अंदर ये पूछ लिया, आज की क्लास में आपको मैंने बताया था। अच्छा, रक्त के अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता, देखो रक्त का थक्का नहीं बनता, इसका मतलब ये पूछ रहा है, और रक्त का स्कंदन नहीं होता किसके कारण, हिपेरिन के कारण। दोबारा क्वेश्चन पूछा है, और ये इसका भी सीडीएस 2013 में क्वेश्चन आया है, इसका भी आप आंसर कर सकते हैं। आंसर क्या आ जाएगा आपका, हिपेरिन। चलिए, सामान्य मानव शरीर का खून बहने के समय जमने में कितना टाइम लगता है, देखिए सामान्य मानव है, नॉर्मल इंसान है, मानव खून बहने का समय और जमने का समय, देखो मानव का खून जो बहता है दोस्तों, वो 2 से 3 मिनट बहता है, और 4 से 6 मिनट में उस रक्त का क्या बन जाता है, थक्का, अगर व्यक्ति की कोई भी बीमारी नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। चलिए, रक्त समूह के आविष्कारकर्ता कौन है, रक्त समूह के खोजकर्ता आपको बताया था मैंने क्या, कॉरलैंड स्टीनर। तो रक्त समूह के खोजकर्ता दोस्तों कौन है, कॉरलैंड स्टीनर। उत्तर प्रदेश यूपीपीसीएस 2008 में ये क्वेश्चन पूछ लिया है। एबीओ खून प्रणाली के आविष्कारकर्ता कौन है, मैंने आपको बताया एबीओ रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है, तो आपका आंसर आना चाहिए क्या, एबीओ रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है। जब मैं आपको बताया था, जब एबी की बात करें स्टर्ली बैक कोस्टले, और जब एबी और समूह के बारे में बात करें तो आपका आंसर क्या आएगा, कॉरलैंड स्टीनर। केवल एबी की बात करता तो आंसर क्या आता आपका, स्टर्ली बैक कोस्टले। एबी और रक्त समूह की बात की है, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों, कॉरलैंड स्टीनर। क्या आप सबके क्वेश्चन समझ में आए, और ये बहुत ही क्वेश्चन सरल है। अब तक का जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है वो सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पर कराए हैं, और कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइनो सिस्टम। तो अंतःस्रावी तंत्र पढ़ेंगे, लेकिन तब तक ये दिमाग में होना चाहिए कि अब तक का जो पढ़ा दिया आपके दिमाग में फुल एकदम रिवीजन के साथ याद होना जरूरी है। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो आपको जरूर सफलता मिलेगी, लेकिन जितना पढ़ाया है उतना आपको याद नहीं है तो हम सफलता की गारंटी नहीं लेते। बहुत बढ़िया, संजय वर्मा बोल रहे हैं लगभग सब याद है, लगभग नहीं पूरा याद करो, मस्त रहो, रिवीजन लगाते रहो, घर पे कोई काम नहीं आपके पास, रिवीजन पे रिवीजन लगाते रहिए। ठीक है दोस्तों, कल की क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, धन्यवाद, मिलते हैं कल।